हेलो बच्चों, 65वीं जो मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला जीएस के संबंध में मैंने और एलएसडब्ल्यू में दी है। जीएस में मैंने हर सेक्शंस को दे दिया। वो एक हिस्ट्री बचा था और आप में से कई बच्चों ने लिखा सर एक हिस्ट्री वाला बच गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में सिलेबस इतना लिमिटेड है कि आप लोग पूरी समग्रता में तैयारी कर ही लेते हैं। फिर भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ कन्फाइंड कर दिया कि आप इसको तो अवश्य बढ़िया से देख लेंगे। और देखिए, ये हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं सबको पता है कि ये हिस्ट्री में कौन सा प्रश्न आने वाला। अब लिखने के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग होने चाहिए ताकि आपकी कॉपी विशिष्ट दिखने लग जाए। ये यहाँ पे थोड़ा सा उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत लोग उसमें कुछ डाटाज वगैरह देते हैं, कुछ आप हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा चित्रात्मक बना देते हैं, ठीक है। कारणों में वो पिक्टोरिकल बना करके बताते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, टीचर को भी देखने में थोड़ा सा अच्छा वो लगता है। तो आप वो सब काम कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कर नहीं सकते हैं। हिस्ट्री में यही सब कर सकते हैं कि कैसे उसको चीज़ों को रेखांकित कर दें कि ताकि वो पूरा ना भी पढ़े तो सिर्फ वो देख करके कि हाँ ये बहुत प्रेजेंटेशन इसका बढ़िया है, इस पर वो आपको थोड़ा 2-3 अंक अधिक दे दे। क्योंकि हर क्वेश्चंस में 2-3 अंक तो शायद आपके वहाँ पे प्रभाव पड़ जाते हैं कुल मिलाकर के क्वेश्चंस में। जो मेरा पहला क्वेश्चंस है कि 1857 की क्रांति से, देखिए इस बार 1857 वाला जो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या प्रश्न पूछता है ये देखना है, ठीक है। इसमें 1857 की क्रांति के स्वरूप पे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। उसमें बिहार का क्या योगदान है, स्पेसिफाइड कर दे तो कुंवर सिंह का योगदान केवल पूछ दे, ठीक है। बिहार का योगदान आएगा तो आपको कुंवर सिंह के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी लिखना होगा, ठीक है। जैसे बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान है, दानापुर छावनी में जो है वो हुआ था, वो उस चीज़ को दिखाना है। पीर अली जो पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता था उनको फांसी भी दी गई, उसके संबंध में लिखना है। वारिश अली करीम, ठीक है। और नालंदा और नवादा में जो है उसकी भी जिक्र करनी है। जवाहर रजवार जो है छापामार युद्ध के लिए है। देवघर में रोहिणी वाला, चूँकि वो अविभाजित बिहार था उसमें, तो देवघर के रोहिणी में जो हुआ वो दिखना है। सलामत अली और अमानत अली का कंट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करनी है। और इन सबको जो लिखेंगे आप, तो इसको जैसे आप एकदम से कोई पैराग्राफ राइटिंग करके अगर आप लिखते हैं, या फिर आप उसको पॉइंट वाइज करके लिखते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है। या अगर आपने बिहार का मानचित्र बना करके कौन कौन से जगहों पर हुआ, अगर उसका प्रैक्टिस आप कर लें कि किन किन स्थानों पर इसका हुआ और उसको आप दिखा दें, तो ये थोड़ा आपके अलग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा काम करो उस पर। यही सब है। मैं एक दिन मेंस पर सोचता हूँ कि एक एक प्रश्न हर एक सब्जेक्ट्स का, जीएस के, हिस्ट्री कैसे एक लिखा, एक एक का हम, जो आप लोग कभी लोग बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं बेटा, तो मैं सबको सेटिस्फाइड करता, बहुत ज़्यादा करता। लेकिन चूँकि तीनों विंग में काम करने मुझे, और साथ साथ अभी तो एक अगले हफ्ते से शायद फिर ना भी मिल पाया मुझे और समय, फिर जॉब का प्रेशर बढ़ रहा तो मुश्किल है। फिर तो वहाँ पे फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं तो मैं सारी, अगर केवल पढ़ाना मुझे रहता तो मैं शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा सकता। यथासंभव जितने कोशिश हो रही है मैं दे रहा हूँ। हाँ, आपकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं दूसरी बात है, लेकिन कोशिश करना बेटा, अपने से भी कुछ काम करने की कोशिश कर। कुछ बच्चों ने लिख के भेजा है, मैंने उनका देखा भी है,
मैं उस पर उत्तर भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस पर ये धीरे धीरे करके देख रहा हूँ इस पर क्या और हो सकता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक एक जो उत्तर लेकर के आपको बता पाऊँ कि इसमें और कैसे लिखे जाते हैं। ये देखिए, इस बार जो प्रश्न मैंने दिया है वो 1857 की क्रांति के स्वरूप की चर्चा करें तथा बिहार के योगदान की विवेचना करें। इसकी असफलता के जो कारण क्या रहे इसको रेखांकित करें, ठीक है। वो जरूरी नहीं है इसमें से 2 ही एस्पेक्ट्स आ सकता है, लेकिन ये 3 एस्पेक्ट्स मैंने चुने हैं। इसको आप थोड़े से अच्छे से तैयार करना है, स्वरूप वाला तैयार करना। कारण और ये सब तो बहुत सब लोग जानते हो, सब लोग लिख दोगे, ठीक है। स्वरूप पर थोड़ा काम करना, ठीक है। और स्वरूप पर अगर 1857 के स्वरूप पर अगर तुमको लिखना है, बुक बेटा अगर पढ़ना हो तो BL ग्रोवर साहब की जो किताब है 1857 की क्रांति का वो चैप्टर, वो BL ग्रोवर की सबसे अगर कोई चैप्टर सबसे बढ़िया मुझे लगा तो वो 1857 वाला स्वरूप पर उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से लिखा। आप उसका आश्रय ले सकते हो, ठीक है। और इन दिनों और कौन सी किताबें बहुत लिखी गई होंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप इसका आश्रय ले सकते हो। ऐसे स्पेक्ट्रम वगैरह भी है, आप उसको उसमें भी लिखते हैं लोग, देख सकते हैं। नहीं, कोशिश ये करो कि बुक्स को आश्रय लो, ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। मुझे मौका मिला तो मैं ही ये प्रश्न लिख दूंगा। सैनिक जो विद्रोह है इसके संबंध में आपको बात करनी है। स्वरूप में क्या क्या बात करनी कि एक सैन्य विद्रोह था, किसने कहा, तो जो ब्रिटिश जितने भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने, जैसे रॉबर्टसन हुए, जैसे स्मिथ हुए, ठीक है, और फिर RC मजुमदार साहब ने भी, हमारे यहाँ के भी, उन्होंने भी सैन्य विद्रोह की जो संज्ञा दी। क्या कारण थे इनको, उन्होंने कहा सैन्य विद्रोह, ठीक है। ये ही लिखना है कि किसने कहा ये सैन्य विद्रोह, उसके पीछे तर्क क्या देते हैं, स्वरूप में लिखना। राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली जी जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने के पीछे उनका क्या रीजन, ठीक है। और देखिए, आप जिससे असहमत होंगे और कंक्लूजन करेंगे उसमें बाद में काटेंगे, ठीक है, कि राष्ट्रीय स्वरूप तो था ही नहीं, ठीक है, राष्ट्रीयता नाम की चीजें थी तो ही नहीं उस समय। हाँ, एक अलग अलग खंड में लोग बटे हुए थे, वो उन्होंने एक मिल करके कुछ कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, 3-4 लोग जो हैं वो मिलते हैं। राष्ट्र का कोई स्वरूप तो था नहीं, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो भी इस चीज में देते हैं, इसकी संज्ञा देते हैं, जो भी हो, ठीक है, वही बताना है आपको। जैसे वीर सावरकर साहब ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अब वो कैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप कह सकते हो, क्योंकि उसके भी अपने अपने कारण है। उससे पहले भी बहुत सैन्य विद्रोह हुए थे। 1804 में वेल्लोर का ये जो सैन्य विद्रोह हुआ था ये सब बहुत सारे कारण हैं काटने के लिए। तो आप उनको पहले लिखेंगे कि उन्होंने किस आधार पर कहा, और फिर उसको काटना है, बाद में काटेंगे। फिर जैसे रीज हैं और जैसे आउटरम हैं, टेलर हैं, इन्होंने कहा कि ये रीज ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का ये क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं ये बर्बर हैं, ठीक है, और जो इंग्लैंड से आए वो सभ्य हैं। ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, जस्टिफिकेशन दिया, ठीक है। अब ये ब्रिटेन के शासन को बताया उसने, और सही नहीं है, आप उसको काटेंगे। आप हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र बताया, वो तात्कालिक कारण वाले इसको लेते हैं, वो हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तत्कालिक कारण था कि आप जो है जो कारतूस में जो है गाय और सुअर वाली चर्बी वाली बात है। इन सब में जो RC मजुमदार का भी ये है कि ये तो न तो प्रथम, ये तथाकथित जो ये विद्रोह है, न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आता, इसी स्टेटमेंट को भी स्वरूप न पूछ करके ये स्टेटमेंट दे देता कि न तो ये प्रथम था, न तो ये राष्ट्रीय था, और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उस स्वरूप को ही लिखना है। अंत में आप क्या कंक्लूजन क्या देंगे? भले ही अन्य कभी सैनिक विद्रोह हुआ, तमाम हुआ, लेकिन सब असंतोष के कारण थे, कहीं ना कहीं विदेशी सत्ता से मुक्ति का परिणाम के रूप में देखते हैं हम लोग। तो ये
जो कोशिश थी ये आप स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम कोशिश कही जाती है, आप अंत में कंक्लूड इसी आधार पर करें, ठीक है। प्रथम ना कहें दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम तो का आप कह सकते हैं कि वहाँ आप के रूप में जिसने भी लड़ा अपनी मुक्ति के लिए लड़ा, तो वहाँ स्वतंत्रता की बात ही प्रमुखता के साथ थी, ठीक है। तो ये रहा। परिणाम में आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता, कभी कभी कारण और परिणाम देते हैं, परिणाम वाले चीज़ों में है, ठीक है। तो परिणाम में आप निश्चित रूप से कंपनी के शासन का जो अंत हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश भारत का जो है प्रशासन जो शुरू होता है, गवर्नर जनरल का पद जो है 2 पदों में हुआ। वायसराय कहा जाने लगा जब देशी रियासतों में आधिपत्य की बात आती थी और कुछ काम की बात आती थी, देशी रियासतों से बात आती थी, वायसराय कहा जाता था। तो वायसराय का पद शुरू हुआ, ये आप देंगे। लॉर्ड कैनिंग बने पहले। महारानी का जो घोषणा पत्र है वो 12 घोषणाएं उन्होंने की, वो सब जो इसकी चर्चा करनी है आपको। क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए शासन में, वो रिफॉर्म्स वो 12 घोषणाओं में लिखा हुआ है। संक्षिप्तता लिखेंगे, 2-2 लाइन ही, 2-2 लाइन ही, ठीक है। सेना का पुनर्गठन किया गया, सांप्रदायिकता एवं जो घृणा है वो उत्पत्ति होती है इसके बाद, ठीक है। हिंदू और मुसलमान के बीच बीज बोना शुरू कर लिया, ठीक है। वो आपको दिखाई पड़ेगा बाद में चल करके 1905 आते आते तो उन्होंने प्रमुखता के साथ इसको लागू करना शुरू कर दिया। प्रशासन के जो निम्न पद थे वही भारतीयों के लिए आरक्षित था, वो उच्च पदों पर वो आसीन नहीं किया करते थे। ये सब चीज़ें इससे परिणाम में आया। आर्थिक प्रभाव तो आप दिखा सकते हैं, कैसे हमारे जो है उद्योग को चौपट किया गया, ठीक है। कैसे हम कच्चा माल के रिसोर्सेज के बन के रह गए, ठीक है। देखिए सब बातें तो आप बेटा लिख नहीं पाओगे बहुत विस्तार से, लिखने चलोगे तो 3 घंटा में मुझे लगता है कि हम एक ही प्रश्न लिख पाएंगे। अब आपको दिखाना है कि हमको सब आता है, हमको लिखना है आधा घंटा में, तो सिर्फ आपको चर्चा ही मात्र करनी है 2-2 ही लाइन की, ठीक है। अब उसको संक्षिप्ततः कॉमा कॉमा दे करके कैसे आप लिखोगे, ये तभी हो सकता है जब घर में प्रैक्टिस करोगे। मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लिखना। मैं बार बार कहता हूं हर एक बच्चे को, मेंस में 2 घंटा पढ़ना, 4 घंटा लिखना, ठीक है। अगर आप लिखते नहीं हो, आप सोचते हो कि हम यहाँ रट लिए, हम वहां जाकर के लिख देंगे, माफ कीजिए नहीं हो पाएगा। मेंस के लिए है आप घर में डेली लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कैसे कम समय में आप अधिक चीज़ों को लिख पाते हो। लिखने बैठोगे तो मालूम पड़ेगा बहुत सारा चीज़ स्केप कर गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो मेरा प्रश्न है 1857, यानी चैप्टर तैयार करो इसका 1857 को। कारण है, परिणाम है, स्वरूप है, बिहार में योगदान है, कैसे हमारे कुंवर सिंह जी का पूरा योगदान रहा, कहाँ कहाँ कुंवर सिंह गए, ठीक है। तमाम जगहों पर, जैसे वो आरा में जो है दानापुर से सैनिक के होते हुए आरा पहुंचने पर कुंवर सिंह का जो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, दानापुर से जितने सैनिक हैं वो कुंवर सिंह के नेतृत्व में काम करते हैं, स्वयं को आरा का शासक घोषित करते हैं। डानवर जो है ये उसको हराया, वहाँ पे विंसेंट आर जो है उसको हराया, ठीक है। लखनऊ पहुँचे, वहाँ उनका सम्मान हुआ, ठीक है। कानपुर और आजमगढ़ वो होते हुए वहाँ भी अंग्रेज़ों को हराया, ठीक है। 1858 में कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आई उसको भी हराया, और अंत में जो है वीरगति को जो प्राप्त होते हैं वहाँ तक की चर्चा करनी है। उसमें अमर सिंह की चर्चा करनी है कि उन्होंने थोड़े उत्तरदायी शासन थोड़े दिन के लिए आरा में वहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। तो ये चीज़ें पूरी तरह से कुंवर सिंह पर कॉन्फाइन करना, ठीक है। तो ये अगर आया तो ये लिखना है। पटना में कैसे कैसे हुआ, पीर अली, इन सब की चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सेगमेंट है, इस पर अगर आप तैयार हो लेते हो, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, अगर बैठ के करो ये 1 दिन में तैयार हो सकता है। और उसको कैसे लिखना है इस पर काम कर लो तो आपका नंबर वहाँ पे आप निश्चित रूप से 70% प्राप्त कर सकते हो। और वहाँ एक क्वेश्चन लिख करके आओगे, ये आएगा ही आएगा, तो आप लिख करके आओगे तो ये तैयार हो जाओ, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये दूसरा जो प्रश्न वाला सेगमेंट है वो आप, मैं जनजातीय आंदोलन में सेगमेंट बाय सेगमेंट कर रहा हूँ। जनजातीय आंदोलन से, ट्राइबल मूवमेंट से प्रश्न आते हैं, ठीक है।
अब इसमें ट्राइबल मूवमेंट्स में दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, एक तो बिरसा मुंडा वाला और दूसरा संथाल वाला, रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को तैयार करिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार में जनजातीय आंदोलन, तो उसमें बिरसा को भी लेके चलना, संथाल को भी लेके चलना, ठीक है, और तमाम कोल विद्रोह वगैरह है उन सबको भी लेके चलना। तो उसमें छोटे छोटे सब सेगमेंट्स पर चर्चा करनी है, कई पैराग्राफ में लिखना होगा। लेकिन बिरसा आंदोलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। मैं अगर कहूँ कि अगर इसमें सिंगल कौन सा होगा तो बिरसा वाला होगा, ठीक है। इस बार बिरसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। अब बिरसा आंदोलन के कारण ये होता है क्या है, उसके स्वरूप का वर्णन करिए। नेचर, देखिए नेचर वाला क्वेश्चन पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि नेचर वाला प्रश्न जो है वो थोड़ी मौलिकता लिए हुए होता है। कारण वाला में तो सब बच्चा एक ही टाइप का लिख देता है। स्वरूप जब लिखना होता है तो थोड़ा विशिष्टता दिखाई पड़ती है। इसलिए पीसीएस के जो भी सेटर होते हैं उनके दिमाग में जरूर स्वरूप वाला ही क्वेश्चन नेचर होना चाहिए, ठीक है। कारण परिणाम बहुत सतही हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत वो अच्छा नहीं लगता प्रश्न। मेरी जो, अगर मैं सेटर होता तो ये बात करता। तो बिरसा आंदोलन के स्वरूप का वर्णन करते हुए आंदोलन के बाद के प्रभावों का आप चर्चा करिए, उसके प्रभाव क्या थे, ठीक है, बाद में क्या प्रभाव पड़े उसको हम लोग इसमें रेखांकित करेंगे। तो इसमें बिरसा वाला जो है आंदोलन जो है वो भले ही वो कुटकट्टी प्रथा इन सब के लिए शुरू हुआ, ठीक है, हिंसक आंदोलन, नेचर क्या था इसका, हिंसक था, ठीक है। ठेकेदार को, राजाओं को, जागीरदार को, हाकिमों को, ईसाइयों को, सबको टारगेट किया गया, सबको अलग अलग चीज़ें तमाम जो है आप देखेंगे ठेकेदारी व्यवस्था ये सब जो जितने हैं ये सब जुड़े हुए हैं किससे, ठीक है, सब एग्रीकल्चर सेक्टर से। उनकी अपनी पारंपरिक जो है कृषि के वाली प्रथा थी, उस पर ये लोग पहुंच करके हस्तक्षेप करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये सीधे जो है वो टारगेट पे रहते हैं, ठीक है। जागीरदारों को, हाकिमों को, हाकिम जो है टैक्सेस वसूलता, उन सब को, यानी अधिकारियों को भी टारगेट किया। ईसाई लोग क्या किया, तो वो लोग ईसाई लोग जो है धर्म परिवर्तन हुआ तमाम करा रहा था। जो आदिवासियों की अपनी जो है परंपरा रही है उस ये चीज़ों को उसको भी खंडित करता है। तो यहाँ पे इसके जो नेचर हैं, बिरसा मुंडा ने क्या देखा, अन्य से ये भिन्न है संथाल से। बिरसा मुंडा ये देखते हैं कि ये जो है इनका अगर नेचर आप देखेंगे, बिरसा मुंडा का पढ़ेंगे, ये अपने को ईश्वर घोषित करते हैं। इन्होंने देखा कि धर्म के आधार पर ही एकजुटता प्रदर्शित की जा सकती है, ठीक है, और धर्म के नाम पर लोगों को जो है अपनी ओर खींचा जा सकता है, इसलिए वो अपने को भगवान घोषित करते हैं। सब उनको मानने लगता है भगवान के रूप में। और उसके बाद जो धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया गया, ये नेचर में शामिल, देखिए ध्यान रखिएगा, ये धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना ये बहुत महत्वपूर्ण था जनजातीय आंदोलन में। अन्य आंदोलनों से ये भिन्न है बिरसा मुंडा, ठीक है, ठीक है। दिकुओं को हराना है, बाहरी जो लोग हैं उनको दिकुओं कहा जाता है, उनको हराना है, ठीक है। जो गैर आदिवासी होते थे उनको टारगेट किया गया, ठीक है। अब संथाल विद्रोह के जो है उस पर भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिरसा वाला है। अब इसके परिणाम पर भी चर्चा करनी है कि परिणाम क्या हुआ, ठीक है। हालांकि तुलनात्मक भी आ सकता है, हालांकि सिविल सर्विसेज वाले ज़्यादा पूछा करते हैं, लेकिन बेटा मेरा सोचना कि 5-10 मिनट जो है दोनों आंदोलनों के बीच में देखना कि संथाल विद्रोह जो है उसका क्या कारण था और बिरसा का जो आंदोलन उनके क्या कारण थे, दोनों के बीच में नेचर में क्या परिवर्तन, दोनों के बीच में नेचर में क्या अंतर है, ठीक है। कोशिश करना इन सब प्रश्नों पर। देखो जो उठ सकता है प्रश्न उस पर जरूर घर से सोचो। अगर घर पर पॉइंट्स तुम अलग कर लिए कि ये अंतर आया तो हम ये लिखेंगे, अगर वो आ गया ना तो फ्रेम करने में तुरंत तुमको दिक्कत नहीं होगी, तुरंत तुम लिख लोगे। और अचानक से तुमसे प्रश्न पूछेगा, तुम्हारा उत्तर जो है स्कैटर्ड हो जाता, ठीक है। कुछ बातें जो है जो बहुत सतही बातें वो पहले ही याद आ जाएगी, उसको आप पहले चर्चा कर लेंगे।
और जो केंद्रीय बातें हैं वो बाद में दिमाग में आती है। ऐसा थोड़ी है कि हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे, जो तुम पहुंचे हो उस प्रक्रिया से होकर ही हम पहुंच रहे हैं। अभी आप लोग नहीं पहुंचे हो, तो हम तो उसी प्रक्रिया से होकर पहुंचे हुए हैं। हो गया 23 वर्ष पहुंचे हुए, तो मुझे पता है कि कहां से प्रश्न आते हैं। अब क्या बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत क्या होगी, ठीक है। मुझे तो लगता है मैं कल ही एग्जाम दिया, मुझे सब याद है कि कहाँ कहाँ वो रुकते थे, कहाँ कलम रुकती थी, क्या कारण था उसका रुकने का, ठीक है। ये तो सब अवगत है, इसीलिए मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ पाता हूँ। आप लोग को मैं पढ़ इसलिए पाता हूँ, आपके मनोभावों को, आपके तमाम कष्ट को समझ पाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर में वो पीसीएस वाला जो कीड़ा है वो मरा नहीं, वो अभी भी जीवित है। इसलिए मेरा पैशन है, इसलिए मैं इस फील्ड में ऑलवेज कुछ न कुछ देता रहता हूँ, ठीक है। उसको मैंने मरने नहीं दिया। अब दूसरा जो प्रश्न है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रश्न आ चुका है, मैंने वही डायरेक्ट ही वही दिया। इसे कारण क्या कि ये इस प्रश्न में बहुत सारी चीज समाहित है। अच्छा प्रश्न है ये। संथाल विरोध भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है। अब ये संथाल विद्रोह हुआ क्यों था, कहाँ हुआ था? भागलपुर वाले इलाके में, जो राजमहल पहाड़ियों का इलाका आदिवासियों का, वहाँ हुआ था। कारण क्या था? तो जमींदारों साहूकारों द्वारा शोषण, ठीक है, अत्याचार के साथ पुलिस का जो दमन है, इसके विरुद्ध, इसके जो परंपरागत जो इनकी जमीन जो था उससे इनको बेदखल किया जा रहा था। जो छोटा नागपुर के इनके इलाके में जो है बाहरी लोगों को बसाया जा रहा था, अस्थाई बंदोबस्त जो है उसको लागू किया था, जिसकी वजह से कई जमींदार जो है इनकी भूमियों पर दावा करने लगे थे। ये सब इनके कारण में रहे हैं, ठीक है। भूमि ही है, नेचर में भूमि ही है, लेकिन आंदोलन के तरीके में थोड़ा अंतर है बिरसा से, ठीक है। हालांकि ये भी सशस्त्र जन विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसमें धर्म वाला पुट नहीं है। बिरसा मुंडा वाले में धर्म वाला पुट है, ठीक है। ये इसी को पकड़ करके आप अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका परिणाम आप देखेंगे तो संथाल परगना वगैरह बना, ये तमाम जो है बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक जरूर इस पर उत्तर बनाऊंगा जनजातीय वाले पर भी, ताकि आपको जो है उसका उत्तर समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं बहुत वादा नहीं कर पाता, समय नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जरूर, क्योंकि बढ़ गया आपका समय तो शायद मैं आपको दे पाऊँ। चौथा जो है प्रश्न ये है, वो है कृषक आंदोलन। इस बार तय है, जनजातीय से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन बिरसा मुंडा पूछ सकता है, एकदम उसमें मैं प्रबलता के साथ कहता हूँ। लेकिन ये तो प्रश्न आने वाला किसान आंदोलन, क्योंकि चंपारण पिछली बार पूछा है, अब कृषक आंदोलन से प्रश्न आते हैं। तो कृषक आंदोलन में जो इस बार मैंने प्रश्न दिया है, अब वो प्रश्न बेटा आपको 1935 वाले से लेकर के या 30 से लेकर के आपको बोल दे कृषक जो आंदोलन हुए हैं तमाम, या आपको बोल दे चंपारण से लेकर के जब पूरे बिहार में क्या कृषक आंदोलन हो, वो भी करके क्वेश्चन पूछा सकता है। तो उसमें चंपारण भी जोड़ दिया, अन्य कृषक आंदोलन भी जोड़ दिया। लेकिन मेरे विचार से इस बार आने वाला है वो है स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो, ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कृषक आंदोलन है, कृषक आंदोलन की जो समस्याएं रही हैं कृषक की, और उससे कब कब कृषक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब पर स्वामी सहजानंद कैसे अखिल भारतीय जो किसान सभा का गठन करते हैं और फिर वो नेतृत्व प्रदान करते हैं पूरे भारत में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा वगैरह हैं, तमाम कृषक जो है समस्याएं सबकी वही रही हैं एकीकृत रूप में। तो इस समस्याओं से कैसे वे लोग शिरकत करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे जुड़ते हैं, इन सब की बातें इसमें रेखांकित करनी पड़ेगी कृषक आंदोलन, ठीक है। स्वामी सहजानंद का विशेष योगदान है, तो आप इसको तैयार करेंगे कृषक वाले, ठीक है।
आपकी तो मन हो रही होगी कि सर सब पर चर्चा कर दें, ठीक है, संभव नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है। पांचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें तथा बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब देखिए, जहां राष्ट्रीय आंदोलन है उससे मैंने 2 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। अब इन 2 प्रश्नों में एक तो आना चाहिए था, या तो सविनय अवज्ञा पूछे या भारत छोड़ो पूछे। अगर आप कहेंगे कि इन दोनों में सर किसको आप प्रमुखता के साथ कहेंगे, तो मैं भारत छोड़ो का नाम दूंगा, क्योंकि भारत छोड़ो में बिहार बहुत सक्रिय रहा था, बहुत सक्रिय रहा। सविनय अवज्ञा के दौरान उतना सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी, चूंकि समुद्री इलाका नहीं था, बस वो आप कहें कि नूनसारी मिट्टी से बनाया, चौकीदारी कर आंदोलन के रूप में हम लोगों ने किया। छपरा में, बेतिया में हम लोगों ने नूनसारी मिट्टी से बनाया नमक, और उससे प्रतीकात्मक ही था। लेकिन अन्य सब बहुत सारे मुद्दे थे जिनको हम लोगों ने सविनय अवज्ञा में अपना उसको हम लोगों ने प्रमुखता के साथ आगे रख करके लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हमारी सक्रियता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को प्रमुखता के साथ कोई भी टीचर पूछता है तो वरीयता दे देता है। और पिछली बार शायद भारत छोड़ो नहीं आया था, इसलिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आना ही चाहिए भारत छोड़ो में। अब क्या पूछेगा भारत छोड़ो में, तो मैंने भारत छोड़ो में 2 क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और विस्तार का विश्लेषण करिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अलग जगहों पर पूरे बिहार में कहाँ कहाँ हुए, गया में, मुंगेर में, भागलपुर में, सिवान में, सारण में, ठीक है, तमाम जगहों पर देखिए थाने जलाने और तमाम अलग अलग लोगों ने, ठीक है ना, दरभंगा में कुलानंद वैदिक हैं, तमाम सब अलग देखोगे अलग अलग लोग हैं, ठीक है, गया में, ठीक है। इन सब को देखो, ये सारे लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सब का शिरकत है, ये आप दिखाएंगे पूरे। आप देखेंगे वो इसमें आज़ाद दस्ते का गठन होता है, भागलपुर के चले तब चले जाइए सियाराम दल का गठन होता है, ठीक है, ये सब आज़ाद परिषद का गठन होता है सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में। ये सारा जो है आप इसमें देंगे, आज़ाद दस्ते का क्या काम था, आज़ाद दस्ते का कैसे काम हुआ, कैसे वो यहाँ से फिर जयप्रकाश नारायण का एजेंडा क्या था, जयप्रकाश नारायण कैसे भाग के नेपाल गए, इन सब की चर्चा तो मैंने अलग से भी लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ते की क्या भूमिका, ये भी आ सकता है, या तो ये दे दे चाहे ये दे दे, यानी पूरी समग्रता में आपको भारत छोड़ो तैयार करना है। अगर आप कहें तो मुझे कि अंतिम समय में आपको 4 क्वेश्चन क्या देखना, 5 क्वेश्चन, तो एक मैं 1857 कहूँगा, एक मैं बिरसा मुंडा कहूँगा, एक मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में कहूँगा सवाई सहजानंद वाला, और एक मैं भारत छोड़ो आंदोलन के हुए आज़ाद दस्ता और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये बातें 4, और एक कला वाला सेक्शन से 5, ठीक है। और बहुत सुरक्षित होना है 6ठा, तो मैं अभी आ रहा हूँ। अब जो 7वां प्रश्न है वो है, गांधी जी के स्वदेशी के विचार भारतीय समाजार्थिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है, इस कथन की समीक्षा करें, ठीक है। अब देखो, मैं जो हिस्ट्री में प्रश्न बच्चे लिखते हैं वो कोशिश ये करते हैं वो इधर नहीं जाते, वो क्या करते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी इसको छोड़ देते, गांधी, नेहरू, टैगोर उसको त्याग दीजिए, वो कन्फाइन करते हैं। जो आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग बहुत तो सहमत हो गए मेरी बातें से, ठीक है, इसको नहीं देखते। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो ऊपर वाले प्रश्न हैं इसमें अपनी बातें बहुत कुछ नहीं कह पाते, उतनी ही बातें हैं वो सब लिखता, ठीक है। लेकिन अगर तुमको थोड़े से अपनी इनोवेटिव बात करनी है, अपने को विशिष्ट दिखाना है, अलग दिखाना है, तो इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, ऑलवेज करना चाहिए। अब गांधी जी के स्वदेशी के विचार क्यों कह रहा हूं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि सब क्वेश्चंस में तुमको क्या करना है। स्वदेशी के विचार, अब ये स्वदेशी का जो विचार है वो स्वदेश वाले जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ उसका स्वदेशी की जो भावना आई
तो गांधी जी ने स्वदेशी के संबंध में अपने क्या क्या विचार प्रकट किए, वो सारा चीज, ठीक है। अब वो हमारे स्वदेशी जो समाजार्थी, सामाजिक रूप से हमको सशक्त बनाया स्वदेशी वाले में, और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया गांधी जी के ये विचार, ठीक है। उन्होंने कुटीर उद्योग पर बल दिया, उन्होंने खादी को प्रमुखता के साथ प्रदान की, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को कहा कि यही जो है हमारे अर्थव्यवस्था का रीढ़ होगा। और आज अगर देख लो तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे अधिक डैमेज हुआ, जो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो गांधी जी की जो स्वदेशी की भावना है वो अभी भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा, जब चीन के साथ युद्ध हुआ है तो लगातार स्वदेशी की बात कर रहे हैं। बेटा इस प्रश्न को आया तो जरूर लिखो इस बार, ठीक है, प्रमुखता के साथ लिखो, तैयार करो। और उसको जब लिखो गांधी के थॉट्स को, तो गांधी के जो थॉट्स लिखो उसको कंक्लूड जब साथ में करना हो तो वर्तमान के संदर्भ में उसको जोड़ो कि गांधी जी की जो इस थॉट्स थे इसकी प्रासंगिकता कितनी है, अभी गांधी कितने रिलेवेंट हैं अभी, तो आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। मैंने स्वदेशी वाला ही दिया है, सांप्रदायिकता और तमाम वर्ण और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर इनको लिखना, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, तमाम सब चीजें मैंने स्वदेशी वाला लिया कि अगर परीक्षक बहुत, अगर सेटर जो है बहुत स्मार्ट होगा, ठीक है, मुझे तो लगता है यूपीएससी में आएगा, यूपीएससी के सेटर बड़े स्मार्ट होते हैं, वो एकदम रेलिवेंट चीज पूछते हैं। बीपीएससी के सेटर्स को मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी इसी प्रकार से प्रश्न आजकल बहुत पूछ रहे हैं इसी प्रकार से। तो ये प्रश्न अगर आया ना बेटा, तो ये तुम लोग तैयार हो लो, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं अगर पहले से तैयार रहें तो उनको बहुत से बहुत लाभ हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको तैयार हो और इसको बना करके मुझे दिखाओ, इस प्रश्न को मैं बताऊंगा कि इसमें और कैसे बढ़िया लिखा जा सकता है, ठीक है। उसमें अपने हिस्ट्री में थोड़ी इकोनॉमी वाली दिमाग लगा करके लिखनी है, उसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ कर लिखनी है। देखो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सारे जितने भी हैं प्रश्न जो लिखने के जो तरीके होने चाहिए वो यूनिवर्सिटी वाले से अलग होने चाहिए। वो अलग क्या होता है, तो प्रासंगिक होना चाहिए। तो हिस्ट्री के छात्र हो, चाहे तुम पीए के छात्र हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी के छात्र, किसी चीज के भी छात्र हो, हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे वर्तमान संदर्भ से जुड़ सकते हैं, ये कला विकसित करनी होगी आपको। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें अपने मंतव्य दो जो अन्य बच्चों से तुमको अलग करेगा और तुमको अधिक नंबर आएगा, ठीक है। अब किस प्रश्न में कैसे वर्तमान संदर्भ से कह सकते हैं, ये कला विकसित करने में थोड़ी समय लगती है। आप कोशिश करिए और उसमें आप मुझसे कहेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा कि इसमें कैसे वर्तमान संदर्भ से आपको जोड़ना है। अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक लिखना है, अगर आपको अकबर लिखना है, आपको अगर किसी भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखना है, आपको औरंगजेब के बारे में लिखना है, वर्तमान संदर्भ से सबको, सबकी नीतियों को आप जोड़ सकते हो। तो आप कैसे अलाउद्दीन खिलजी लिखना है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लिखना है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में कैसे अभी क्यों हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्यों अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे, क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां किस प्रकार हम लोग के लिए अभी भी प्रेरणादायक हो सकती है। अगर इंडस वैली लिख रहे हो तो इंडस वैली की टाउन प्लानिंग को लिखो कि अभी के टाउन प्लानिंग में उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि आज ड्रेनेज सिस्टम उसका वो यूज नहीं किया जा रहा है। उसके जो रोड के थे 90 डिग्री समकोण पे तमाम करते थे, आज जिगजैग इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप दो ही लाइन उसको संदर्भ से जोड़ो ना, वर्तमान से दो ही लाइन। हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाए, इसकी आपको टीचर को एप्लीकेशन के जरिए आप दर्शा दे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, आपको विशिष्ट दिखा देगा। और मैं मानता हूं यूपीएससी में तो बेटा बहुत नंबर आते हैं, भले ही बीपीएससी के विषय में मैं प्रणाम कर लेता हूं, बहुत प्रोटेक्शन नहीं कर पाता हूं, लेकिन ये समझ लो कि ये सब चीजें हैं। फिर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत परिवर्तन आया है। आज सारे आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर अब बन रहे हैं तो बीपीएससी में, तो अब वो भी शायद परीक्षण में कुछ परिवर्तन कर पाए। धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे बीपीएससी स्मार्ट हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी इसी अनुरूप लिखें, और परीक्षक जो है धीरे धीरे हम लोग के एज वाला को परीक्षक का पहुंचने वाला भी है, निश्चित रूप से आपको वो प्राचीन वाला बहुत नहीं मिलेंगे। प्राचीन वाले तो 60% से ज़्यादा नंबर प्राप्त ही नहीं कर पाते थे हिस्ट्री में, इसलिए 60% से ज़्यादा नंबर देना चाहते नहीं, ये दिक्कत मानसिकता की रहती है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। 1857 से 1947 तक, ठीक है, मैंने पूरा 1857 के बाद से ही लिया, और 1947 तक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बारे में। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है ये आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें काम करना पड़ता है कि पाश्चात्य शिक्षा में क्या क्या काम हुआ और उसके बाद क्या क्या काम हुए, ये भी वर्तमान से भी लोग जोड़ देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं कहूँगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद क्या प्रश्न है, टैगोर पर क्या प्रश्न आ सकते हैं, मैं एक ही सिंगल दिया हूँ। ठीक है, अगर आप समग्रता में पढ़ते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन दिया, कम से कम जो नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेंगे। अगर मान लिया बहुत विकट स्थिति आई कि वो हिस्ट्री वाला सेक्शन में बहुत इधर उधर का दे दिया जो आप लोगों को समझ में नहीं आया प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पूछने के तरीके में कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते रहते नहीं क्या लिखा है, आपको समझ में नहीं आता है, तो ये आप इस तब वो ऐसी स्थिति में ये सब काम आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी आदर्शों की चर्चा कीजिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की क्या थ्योरी थी। ठीक है, उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो है, राष्ट्रवाद को वो भारत के सीमाओं की, किसी देश की सीमाओं की परिधि से नहीं जोड़ते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उनका राष्ट्रवाद जो है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की तरफ ले जाता है। तो आप उनका बहुत महत्वपूर्ण है, आज के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके ये विचार समस्त विश्व के लिए पथ प्रदर्शक हैं। अब ये जो आप प्रश्न लिखिएगा ये इनोवेटिव प्रश्न होगा आपका, ये विचार समस्त विश्व के लिए पथ प्रदर्शक। तो आप इनके इस विचारों से आप अभी के राजनीति से भी जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हिस्ट्री में करंट अफेयर्स ला सकते हैं आप, तो ये आपका अलग विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न आइए, बिहार के कला एवं साहित्य की, अब ये मैंने प्रश्न दिया है, ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है। और एक प्रश्न और, कला साहित्य से पहले मैं एक प्रश्न और पूछूं, एक प्रश्न मैं हमेशा रहता हूँ उसके लिए तैयार हो जाए, अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक बच्चों को जो मुझे जानते हैं मैंने तैयार कर रखा है कि ऑलवेज मैंने कहा कि अगर आया ये प्रश्न तो जरूर लिखना कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान था। ठीक है, ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है और ये आपका आ सकता है, महिलाओं का योगदान, इसलिए पहले से ही तैयार रही है। वो तमाम रामप्यारी देवी और 1857 से ही आपको मिलेगा और उसका तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रश्न दे दूं। मुझे अपने जो ट्रंक है वो खोलने पड़ेंगे, ये तैयार किया था मैंने कभी, होगा कहीं रखा हुआ, मुझे देखना पड़ेगा, वो मैं दूंगा आप लोग को, वो ले लीजिएगा, तो वो तैयार हो लीजिएगा आप उससे। लिखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कला एवं साहित्य की अटूट परंपरा रही है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अब ये मैंने कला और साहित्य की, ये प्रश्न मैंने पहले भी टेस्ट में दिया था लोगों को, तो बच्चे जो हैं वो कला को दिमाग में रखते हुए केवल वो मौर्य कला, पाल कला और चित्रकला में मधुबनी चित्रकला, पटना कलम ये और जादूपटिया और इनसी तक ही सीमित रखा। ठीक है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको आप छोटा छोटा करके चर्चा कर सकते हैं। साहित्य की अटूट परंपरा, साहित्य वाला लोग छोड़ देते, पढ़ना पूरा है कला एवं साहित्य, तो ये अगर कला और साहित्य जोड़ दे तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा बनता है। इस पर भी आप लोग अभी समय है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, साहित्य की क्या परंपरा रही है, कौन कौन से लेखक हमारे यहाँ रहे हैं, खासकर जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, ठीक है, इन सब का बहुत, विद्यापति से लेकर के आप यहाँ तक के क्या योगदान रहा है, वो आप अगर एक पन्ने में तैयार कर लें तो आप एक पन्ने में ही तैयार करके रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और वहाँ पर वो जोड़ दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा अगर आ गया तो। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बिहार में पाल कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब
ध्यान में रखिएगा, कला में आलोचनात्मक परीक्षण जब आए तो उसकी आलोचना जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत खाली विशेषता बता करके निकल लेते हैं, नंबर कट जाएगा। आलोचना जरूर लिखनी है, क्या उसके कला की क्या कमियां थी। ठीक है, एक प्रश्न और मैंने दिया चित्रकला से संबंधित कि बिहार के चित्रकला के विकास में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला दोनों का क्या योगदान है। ये मैंने दोनों को दिया, कोई भी आ सकता है, या पटना कलम दे दे या मधुबनी चित्रकला दे दे। ठीक है, इसके साथ मैंने एक चीज जोड़ा कि इसकी व्यावसायिकता ने कला के मूल स्वरूप को आहत किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मतलब इसको व्यावसायिक रूप दिया गया। देखो मधुबनी चित्रकला का जो है कितना फलक को और बढ़ाया गया। विश्व के कई देशों में मधुबनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको विख्यात किया जा रहा है। ठीक है, इसकी व्यावसायिकता का रूप दिया गया, रंग दिया गया, व्यावसायिक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन व्यावसायिकता जो है बड़ी अच्छी बात होती है। कला को व्यावसायिक रूप दे करके जो कलाकार होता है उसका जीविकोपार्जन चलता है। लेकिन कला जो अपने मूल स्वरूप में होती है वो तो आहत होती ही है। ठीक है, जैसे इसको बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था, अब उसके जगह कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मूल स्वरूप है मधुबनी चित्रकला का वो तो खो गया। ठीक है, ब्रशेज का जो इस्तेमाल, वो कूची बना करके उसका इस्तेमाल करके वो तमाम बया किया करते थे, वो सब चीज चला गया। तो कला की जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं आहत हुई है। तो इसके विषय में अगर आप तैयार हो लें घर से, तो वहां अगर आ गया और नहीं भी आया तो आप उसको जब लिखेंगे तो अन्य बच्चे उसको नहीं लिखेंगे। अन्य बच्चे केवल व्यावसायिक रूप को ही लिखेंगे। अगर आप उसमें लिख दिए तो लगेगा कि ये तो लड़का नया डायमेंशन भी लेकर आया। ठीक है, वो आपको अधिक उत्तर दिलाएगा। ठीक है, इतनी बातें मैं आप लोग को दिया, आप लोग इस पर काम करिए। और आप लोग जो बच्चे लिख करके दिखाना चाहते हो आप लोग देख के दिखा सकते हो, वो मुझे मिलेगा, मैं देखूंगा। उसमें जो भी आते हैं वो जो चैनल चलाने वाले बच्चे हैं वो सब मुझे दे देते हैं, ये बच्चे ने लिखा है सर, इसको देख लीजिए, मुझे प्रेषित कर देते हैं। मैं उस पर उनके थ्रू ही कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उतना कर पाऊँ, सबके डायरेक्टली जवाब दे पाऊँ। वो जो देते हैं मैं उन्हीं का जवाब दे पाता हूँ। तो वो थोड़ा सा ये मेरे साथ विवशता रहती है। बच्चे जो हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत के वजह से ही मजबूर हो जाता हूँ। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और वो डेडिकेटेड हैं, दिखा रहे हैं। चलिए, मैं इन संबंध में आप लोगों से फिर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक सेगमेंट से एक प्रश्न ले करके मैं आपको इन एक वीक के अंदर में ये चीज़ दे लूँ। फिर शायद मुझे थोड़ा गैप देना पड़ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी बना रहूं, कैसे बन सकता हूँ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन व्यस्त हो जाऊँगा ना बेटा, ये तमाम मीटिंग्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा, फिर शायद कम दे पाऊँ समय। फिर भी कोशिश करूँगा रात में मैं किसी तरह आप लोगों से के लिए कुछ काम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग जो है चैनल्स को आगे बढ़ाने में भी आप सहयोग करें, क्योंकि बच्चे बहुत हमारे मेहनत कर रहे हैं। उन मेहनत का जो है वो उनके उत्साहवर्धन होता रहे, वो लगे रहें, ताकि मैं भी आपको कंटिन्यूअस देता रहूं। तो इसमें जितना विस्तार हो पाएगा उतना ही वो उत्साहित होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने लोगों से सब्सक्राइब कराइए और लाइक कीजिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों तो ज़रूर लाइक कीजिए, ना लगती हों तो दूसरी बातें हैं। मैं आलोचक का बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आलोचना जरूर लिखना, लिख के करना। ठीक है, चोर की तरह जो है डिसलाइक करके भाग मत जाना। डिसलाइक क्यों कर रहे हो ये जरूर लिखना। मैं करूँगा कि जो मेरा कटु आलोचक है वो कभी मेरा बहुत बड़ा समर्थक हो जाए, मैं ये कोशिश करूँगा। चलो, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।